कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। कहानी शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर ना थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बांधी जा रही है। कहीं चौरस, कहीं पोभारा का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना ज्यादातर समय शतरंज खेलने में बिताते थे। दोनों के पास जागीरें थी, जीविका की कोई चिंता न थी। सुबह सुबह दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछा लेते और दिन भर खेलते रहते। कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम, किसी को खबर ना होती। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता, खाना तैयार है। जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान तैयार करो। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना लगा देते। सभी लोग कहते कि बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता। एक दिन बेगम साहिबा के सर में दर्द होने लगा। उन्होंने घर की नौकरानी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला लो, किसी हकीम के यहाँ से दवा ले आए। नौकरानी गई तो मिर्जा साहब ने कहा, चलो चलो अभी आते हैं। बेगम साहिबा ने कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज, कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही नहीं, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर आया हूँ। बेगम, वो तो खुद जैसे है वैसे ही सबको समझते हैं निकट्टू। उनके भी बाल बच्चे हैं, ये सबका सफाया कर डाला है। मिर्जा, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर खेलना पड़ता है। और बराबर का आदमी है, उम्र में दर्जे में, तो मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम, तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज हो जाएंगे तो हो जाएं। कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया। उसने बहुत कोशिश की अपनी बेगम को रोकने की, लेकिन बेगम ने एक न मानी। दीवान खाने के दरवाजे तक गई, पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंध गए। भीतर झांका तो कमरा खाली था। मीर साहब ने दो मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई बताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर थे ही चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ तो समझ गए बेगम बिगड़ गई। मिर्जा ने बोला, ठीक है, अब मैं हकीम साहब के पास जाकर तुम्हारी दवा ले आता हूँ। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बजाय मीर साहब के घर पहुंचे। मीर साहब बोले कि मुझे सब समझ आ गया है। तो मिर्जा बोले, खैर ये बताइए अब कहाँ जमा होगा? मीर, इसका क्या गम, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं खेलेंगे। मीर साहब की बेगम उनका घर से दूर रहना ही अच्छा समझती थी, इसलिए वो उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना नहीं करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि उनकी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब रोज उनके घर में दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा कि उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई थी। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे। घर में चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, उनसे कोई मतलब न था। लेकिन अब कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई लाने का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति रोज जलता ही रहता था। वे बेगम साहिबा से जाकर कहते, हजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। ये भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम ही हो गई। इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद ही इसको पसंद नहीं करती, पर वो किसी की सुनते कहाँ हैं, क्या किया जाए। एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज खेल रहे थे। इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा।
मीर साहब के होश उड़ गए। ये क्या बला सर पर आ गई? ये तलबी किस लिए? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकर से बोले, कह दो घर पे कोई नहीं है। सवार, घर में नहीं तो कहाँ है? नौकर, ये मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे क्यों बतलाऊं? हजूर से तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि दिल लगी? मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं, कल मैं खुद आऊंगा, साथ में ले जाने का हुक्म है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा से बोले, कहे जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है ये तो, कहीं मेरी भी तलबी ना हो। मीर, कम वक्त कल आने को कह गया है। अब एक ही तदबीर है कि घर में मिले ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहां किसे खबर होगी? हजरत आकर लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने बहुत अच्छा किया। तो सवार ने कहा, ऐसे लोगों को तो मैं चुटकियों ऊपर नचाता हूं। इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चढ़ ली है, अब भूल कर भी घर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलोरियां भरे, गोमती पार कर एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते और शतरंज खेलने बैठ जाते। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे शतरंज खेल रहे। तभी उन्हें फौज की आहट मिली। पता चला नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए और सेना उन्हें किसी अज्ञात जगह को लिए जा रही है। मिर्जा ने कहा, हजूर, नवाब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, कैद होगा, ये लीजिए शह। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही करें, ये कश्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं होते। मीर, हाँ सो तो है, ये लोग फिर कश्त, अब आप बच नहीं सकते। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा ना था। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे और चुटकियां लेते थे। मिर्जा सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेंप मिटाने के लिए उनकी दाद देते। लेकिन ज्यों-ज्यों बाजी कमजोर होती रही, हिम्मत हाथ से निकलती जाती थी और वो अब बात-बात पर झुंझलाने लगे थे और धीरे-धीरे उन दोनों की तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी-अपनी टेक पर अड़े थे, ना ये दबता था ना वो दबता था। दोनों अजीब सी बातें करने लगे। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो उसके कायदे जानते, वे तो हमेशा घास छीला करते थे। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज होती है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं होता। आप छिल। मिर्जा, अजी जाइए, आप लोग तो आज रईस बनने चले हैं, रईस बनना कोई दिल लगी नहीं। मीर, जबान संभालिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूं। यहां तो किसी ने आंखें दिखाई तो उसकी आंखें निकाली हैं। है हौसला? मिर्जा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं? तो फिर आइए, आज 2-2 हाथ हो जाएं, इधर या उधर। मीर, तो यहां तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर नहीं थे। बादशाह के लिए क्यों मरे, लेकिन व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैंतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाजें आने लगी। दोनों जख्मी होकर गिर पड़े। दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी। अपने बादशाह के लिए उन दोनों की आंखों से एक बूंद आंसू ना निकला था, लेकिन शतरंज के वजीर की रक्षा के लिए दोनों ने अपनी जान दे दी। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे मानो इन वीरों की मौत पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। कहानी शतरंज के खिलाड़ी। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।